फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और यहाँ पर ये जो क्लास है आज की, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले महीने आपकी जो परीक्षाएँ वो स्टार्ट होने जा रही हैं और आपने अपनी एग्ज़ाम डेट नोट कर ली होगी। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको पता होगा। आपका जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा का, इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपके लिए जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रव्रज्या संस्कार होता था और वो किस पद्धति में होता था, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जो प्रव्रज्या संस्कार होता था ये बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता था। किस शिक्षा पद्धति में होता था? बौद्धकालीन जो शिक्षा पद्धति थी उसमें प्रव्रज्या संस्कार किया जाता था। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 2, बाल देवो भव। ठीक है, ये जो शैक्षिक विचारधारा थी ये किसकी थी, आपको बताना है। तो ये जो शैक्षिक विचारधारा थी ये गिजुभाई बधेका जी की थी। किसकी? गिजुभाई बधेका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या आपका 3, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का जो दर्जा है वो दिया गया है। ठीक है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा, राजभाषा का दर्जा किस लैंग्वेज यानी कि किस भाषा को दिया गया, तो आप बताएंगे कि हिंदी को। ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो हिंदी है उसे राजभाषा का जो दर्जा है वो दिया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4, भारत की जो पहली सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्म थी। ठीक है, सवाक यानी कि बोलती हुई जिसमें आवाज़ थी, वो कौन सी फिल्म थी? उसका नाम था आपका आलम आरा। कौन सा? आलम आरा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में, ठीक है, जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ पर प्रदान की जाती थी, तो वो आपकी प्रदान की जाती थी राष्ट्रकुलों में। ठीक है, कहाँ पर? राष्ट्रकुलों में जो शिक्षा थी, उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो आदर्शवाद है उसका जो सबसे श्रेष्ठ योगदान है वो उद्देश्य में, किसमें? उद्देश्य में। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7, जॉन ड्यूबी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आप बताएंगे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये जो पुस्तक है इसके जो राइटर हैं वो जॉन ड्यूबी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आती लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि जॉन ड्यूबी हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपका 8। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनौपचारिक, ठीक है, साधन कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि परिवार और समाज, घर और समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, सभी के सभी जो हैं वो अनौपचारिक साधन है किसके? शिक्षा के। ठीक है, कैसे? अनौपचारिक साधन है। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताना होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 10, प्लेटो किसका समर्थक था, किस तरह की शिक्षा का समर्थक था, तो जो प्लेटो था ये ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आपका 11। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रश्न संख्या 11 है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञान जो है वो वह पंख है, ज्ञान क्या है? ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक कथन दिया हुआ है और ये किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो कथन है ये शेक्सपियर का है। किसका? विलियम शेक्सपियर का। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 12, अगस्त कॉम्टे। ठीक है, अगस्त कॉम्टे ये किस देश के दार्शनिक हैं, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फ्रांस। ठीक है, अगस्त कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के। ठीक, अगला प्रश्न आपका प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, जो प्रश्नोत्तर विधि थी इसके जो जनक हैं वो कौन है, तो आप बताएंगे सुकरात। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 14, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? क्या शिक्षकों का है, क्या राष्ट्र का है, क्या अभिभावकों का है या फिर समाज का है, तो बताएंगे कि शिक्षकों का है। किसका है? शिक्षकों का है। ठीक, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15, पाली भाषा जो है पाली भाषा जो है शिक्षा का माध्यम थी। ठीक है,
पाली भाषा किस शिक्षा का माध्यम थी? क्या बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी, या वैदिककालीन शिक्षा का माध्यम थी, या फिर मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम थी, या फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पाली भाषा है वो किस शिक्षा का माध्यम थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे? इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके आंसर भी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये उत्तर कुंजी भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है इसी पीडीएफ फाइल के अंदर। तो आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। ये जो क्लास हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न इन क्लासेस में आपको कराए जा रहे हैं, आप लगातार इनका जो रिवीजन है वो करते रहें। तो यहाँ पर आपका अंतिम प्रश्न था पाली भाषा का शिक्षा, पाली भाषा जो है वो किस शिक्षा का माध्यम थी? तो ये बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।